कैसे एक इंसान एक लड़की के साथ अपनी हवस पूरी करता है और फिर उसी के पेट को काट देता है। लेकिन एग्जैक्टली उस लड़की के साथ क्या हुआ था, उससे पहले हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 28 अप्रैल 2016 केरला एर्नाकुलम एरिया, जहां पर एक प्रेम बालूर नाम की जगह है, वहां पर के एक नाले के पास एक छोटा सा घर था, जहां एक माँ जिसका नाम राजेश्वरी था वो अपनी बेटी जिशा के साथ रहती थी। जिशा LLB की पढ़ाई कर रही थी और उसकी माँ राजेश्वरी हॉस्पिटल में काम करा करती थी। उस दिन जो राजेश्वरी रहती है वो लगभग रात के 8 बजे हॉस्पिटल से वापस घर लौटती है, लेकिन जैसे ही वो गेट को नॉक करती है तो दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। उस वक्त जो उनका घर था वहां पर लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से राजेश्वरी अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद लालटेन जलाती है। लेकिन जैसे ही लालटेन की रोशनी से वो अपने घर को देखती है तो वो जोर से चीखती है, क्योंकि उसके पूरे घर में हर जगह खून ही खून था और उसकी बेटी जिशा जो कि बिना कपड़ों के गिरी हुई थी। जिशा का पेट कटा हुआ था और उसका इंटेस्टाइन बाहर निकला हुआ था और वो ये सब चीजें देख करके इतने जोर से चीखती है कि पास में ही रह रहा एक आदमी उनके घर आता है और जब वो अपनी टॉर्च से ये सब चीज देखता है तो वो भी जोर से चीखता है। जिसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस ऑन द स्पॉट लोकेशन में आती है और सबसे पहले बॉडी को ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जिसके बाद वो पूरे घर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें घर से कुछ फिंगरप्रिंट के सैंपल मिलते हैं, एक शराब की बोतल मिलती है जिसमें भी कुछ फिंगरप्रिंट्स थे और साथ ही साथ एक चाकू मिलता है जिसमें कुछ फिंगरप्रिंट्स के सैंपल थे। जिसके बाद बॉडी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। रिपोर्ट में ये पता चलता है कि सबसे पहले इसे शराब पिलाया गया, जिसके बाद इसके साथ गलत काम किया गया, अपनी हवस मिटाई गई और एंड में इसके शरीर के ऊपर 38 बार चाकू से वार किया गया और वो इतना ज्यादा ब्रूटल था कि उसका इंटेस्टाइन तक बाहर आ गया। और उसी के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी पता चला कि जो जिशा है उसके नाखूनों में कुछ स्किन के सैंपल्स मिले हैं, यानी कि वो स्किन के सैंपल्स तब आए होंगे जब वो सामने वाले इंसान को रोकने की कोशिश कर रही थी और वही स्किन के सैंपल में उस इंसान का DNA भी मौजूद था जिस इंसान ने ये सब चीजें करी। लेकिन हालांकि जिस वक्त ये केस हुआ था उस वक्त केरला में इलेक्शंस चल रहे थे और इसी चीज की वजह से जो केरला की पुलिस रहती है वो इस केस को दबाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी जो ये केस रहता है ये अपोजिशन के लीडर्स को पता चल जाता है और जैसे ये केस उन्हें पता चलता है तो वो इस केस को हाईलाइट करने लगते हैं कि रूलिंग पार्टी के रहते हुए भी किसी लड़की के साथ इतना ब्रूटल कैसे हो गया। जिसके बाद पब्लिक और मेन स्ट्रीम मीडिया सब इसी केस के बारे में बात कर रहे थे। जिसके बाद केरला पुलिस वापस से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। सबसे पहले जिशा की माँ राजेश्वरी से बात किया जाता है और ये पूछा जाता है कि क्या उन्हें किसी के ऊपर शक है जो ये सब चीजें कर सकता है। तो राजेश्वरी कुछ लड़कों का नाम बताती है और अपनी बड़ी बेटी के हस्बैंड यानी कि जिशा के जीजा के बारे में भी बताती है। लेकिन जब पुलिस ये सब लोगों की इंटेरोगेशन करती है और इनके फिंगरप्रिंट सैंपल और DNA सैंपल कलेक्ट करती है तो इनमें से कोई भी इंसान का फिंगरप्रिंट और DNA सैंपल वो फिंगरप्रिंट और DNA सैंपल से मैच नहीं होता। यानी कि इससे ये चीज प्रूफ थी कि जिन भी लोगों के ऊपर राजेश्वरी को शक था उन्होंने कुछ नहीं किया। जिसके बाद जो लोकल पुलिस रहती है वो गांव में ही इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। जब वो गांव में इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो वहां पर उन्हें एक औरत मिलती है। जो औरत ये बताती है कि 28 अप्रैल को उसने एक लड़के को देखा था जिसने येलो कलर की टी-शर्ट पहनी थी और ब्लैक कलर की चप्पल पहनी थी और वो इंसान जिशा के घर के आसपास मंडरा रहा था। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे उस येलो कलर के टी-शर्ट और ब्लैक कलर के चप्पल वाले इंसान की तलाश करने लगती है पूरे गांव में। लेकिन पुलिस के कई बार ढूंढने के बावजूद भी वो इंसान उन्हें नहीं मिलता। तभी पुलिस ये दिमाग लगाती है कि जिस ब्रांड की शराब उन्हें जिशा के घर से मिली थी उसी सेम ब्रांड की शराब उनके गांव में कौन कौन पीता है इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करती है। जिसके बाद पुलिस को कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो वो सेम ब्रांड की शराब पिया करते थे उसी गांव में। लेकिन जब उनका फिंगरप्रिंट और DNA सैंपल कलेक्ट किया जाता है तो उनमें से किसी का भी फिंगर
फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल उस फिंगरप्रिंट और डीएनए से मैच नहीं करता। ये सब चीजें होने के बावजूद भी जो पुलिस रहती है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। तभी गांव में खेत में काम करता हुआ एक बूढ़ा इंसान पुलिस को ये बताता है कि उस दिन जिस लड़के ने येलो कलर की टी शर्ट पहनी थी वो उस लड़के को जानता है और उसके पास उस लड़के के घर का एड्रेस है। पुलिस बिना देरी करे उस लड़के के घर के एड्रेस को लेती है और सीधा उस लड़के के घर पहुंच जाती है। अब पुलिस तो उसके घर पहुंच चुकी थी लेकिन वो लड़का घर से गायब था, जिसके बाद पुलिस उसका नंबर ट्रेस करती है। जैसे तैसे उसे 2 दिन के बाद ढूंढ लिया जाता है, जिसके बाद उसे अरेस्ट किया जाता है, उससे इंटेरोगेट किया जाता है। लेकिन जब उसके फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल उस फिंगरप्रिंट और डीएनए से मैच किए जाते हैं तो वो मैच नहीं होते, यानी कि पुलिस जिस इंसान को शक मान रही थी हकीकत में वो इंसान आरोपी ही नहीं था। जिसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन फिर से जारी रखती है। वो कई लड़कों को अरेस्ट करती है लेकिन उन सब के फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल कभी भी उस फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल से मैच ही नहीं होते थे। जिसके बाद पुलिस को गांव के कुछ लोग ये बताते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में जो राजेश्वरी और जिशा है, इन दोनों की लड़ाई गांव में ही रहने वाले एक माँ और बेटे से हुई है। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करी राजेश्वरी से जाकर के इसी बारे में पूछताछ करती है। जिसके बाद राजेश्वरी ये बताती है कि हाँ उनकी लड़ाई तो हुई थी और लड़ाई होने के बाद जो जिशा है उसने एफआईआर भी किया था। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे उस माँ और बेटे के घर जाती है। जैसे ही वहाँ पर जाता है तो पता चलता है कि वो जो लड़का है वो उसी ब्रांड की शराब पी रहा है जिस ब्रांड की शराब की बोतल वहाँ पर मिली थी। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे वो माँ और बेटे को अरेस्ट करती है और उससे इंटेरोगेशन करने लगती है। जिसके बाद वहाँ पर वो लोग कुछ ये बताते हैं कि जो लड़के का बड़ा भाई था वो जिशा से प्यार करता था, वो उसी के कॉलेज में रहता था और कई बार उसके पीछे पीछे उसका पीछा किया करता था। लेकिन जो जिशा थी उसने उसकी कंप्लेन कर दी थी। इसी चीज की वजह से वो जो लड़के का बड़ा भाई था उसने अपनी जान ले ली और इसी चीज की वजह से वो माँ बेटे जिशा और राजेश्वरी से लड़ाई कर रहे थे। अब ये चीज सुनने के बाद जो पुलिस रहती है उसे शक होता है कि हो सकता है बदला लेने के लिए जो ये लड़का है उसने जिशा के साथ कुछ ऐसा किया होगा। जिसके बाद उस लड़के का फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जाता है लेकिन वो फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल उस फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल के साथ मैच नहीं होता, यानी कि इससे ये चीज साफ थी कि उस लड़के ने कुछ भी नहीं किया है। अब यहाँ तक तो मानो इस केस के बारे में थोड़ी सी लीड तक नहीं बची थी, लेकिन तभी कुछ समय बीतने के बाद पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है जो कि मजदूरी का काम किया करता था और उसी गांव का था। वो पुलिस को ये बताता है कि 28 अप्रैल 2016 से उसके साथ ही काम करने वाला एक लड़का अचानक से गायब है जिसका नाम अमीर उल इस्लाम है। और वो मजदूर पुलिस को ये भी बताता है कि जिस दिन वो गायब हुआ था उसने उस दिन येलो कलर की टी शर्ट पहनी थी और एक ब्लैक कलर की चप्पल पहनी थी। अब ये चीज सुनने के बाद पुलिस को ये चीज समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये मजदूर का कनेक्शन जिशा के साथ हो। पुलिस बिना देरी करे उस मजदूर को ढूंढने लगती है और कुछ दिनों के बाद वो जो मजदूर रहता है जिसका नाम अमीर उल इस्लाम रहता है वो पुलिस को मिल जाता है। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे उसके फिंगरप्रिंट सैंपल्स और डीएनए सैंपल को उस सैंपल के साथ मैच करती है और फाइनली जो अमीर उल इस्लाम रहता है उसका फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल उस फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल के साथ मैच कर जाता है। यानी कि इससे ये चीज साफ थी कि जो अमीर उल इस्लाम था उसने ही ये सब चीजें करी है। जिसके बाद वो पुलिस को ये बताता है कि जिशा का जहाँ पर घर था वहीं पर वो मजदूरी का काम किया करता था और जो जिशा के ऊपर उसकी गंदी नजर थी वो शुरुआत से बनी हुई थी और 28 अप्रैल 2016 को उसने काफी ज्यादा शराब पी हुई थी। जिसके बाद जैसे ही जिशा कॉलेज से निकलती है और अपने घर आती है उस वक्त जो अमीर उल इस्लाम था वो जिशा का कॉलेज से लेकर के घर तक पीछा करता है और जैसे ही जिशा अपने घर के अंदर जाती है तो वो भी उसके साथ घर के अंदर चला जाता है और जाने के बाद वो जिशा को जबरदस्ती शराब पिलाता है और उसके साथ गंदा काम करता है और जैसे ही उसकी हवस की भूख खत्म हो जाती है तो वो जिशा को मार देता है। नाउ हालांकि अब जो ये अमीर उल इस्लाम है वो तो सलाखों के पीछे है, लेकिन आपकी क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।